Hello students, I am Sonu Kasana and this is the chapter The Mughal Emperor, our past class 7. Let's start. Akbar commissioned the translation of many Sanskrit works into Persian. अकबर ने बहुत सारे संस्कृत के वर्क जो थे, मतलब संस्कृत की जो किताबें थी, उन्हें पर्शियन में यानी फारसी भाषा में ट्रांसलेट करवाया और उन्हें कमीशन बना करके करवाया। मतलब उसके लिए एक अलग कमीशन बनाया, एक समूह बनाया। अब मुक्ताब खाना, जिसे कहा जाता था मुक्ताब खाना, है ना। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कमीशन? मुक्ताब खाना, या इसे कह सकते हैं ट्रांसलेशन ब्यूरो। वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड एट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में तो ट्रांसलेशन ब्यूरो को इस्टेब्लिश किया गया, अच्छे से बनाया गया फॉर दिस पर्पज, इसी काम के लिए। दी महाभारत, रामायण, लीलावती एंड योग वशिष्ठ। मैं आपको बता दूं, महाभारत एक हिंदी पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और पांडवों और कौरवों के बारे में कहानी है, बातें हैं। और रामायण भगवान राम की कहानी है। लीलावती एक पुस्तक है जिसमें गणित की कुछ चीज़ें हैं, गणित के से संबंधित किताब है लीलावती, ठीक है। और योग वशिष्ठ जो किताब है ये योग से संबंधित है, इसमें योग के बारे में बताया गया है। इन सभी किताबों को किताबों को वर सम ऑफ द नोटेबल संस्कृत वर्क्स वर टेकन अप फॉर द ट्रांसलेशन। इन सभी का ट्रांसलेशन किया गया संस्कृत की किताबों का। ये जो संस्कृत की किताबें थी इनका ट्रांसलेशन किया गया। फिर रज्जमनामा, पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत कंटेन्स लेविस इलिस्ट्रेशन ऑफ द इवेंट्स ऑफ महाभारत। जो पर्शियन में इसका ट्रांसलेशन किया गया महाभारत का, उसे रज्जमनामा के नाम से जाना जाता है, रज्जमनामा, है ना। और इसमें क्या है, ये इलस्ट्रेशन है, यानी हल सहित इसमें दिखाया गया है कि उदाहरण सहित दिखाया गया है, जो इसमें लेविस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और महाभारत का जो भी घटना घटी उसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है। चलिए जी, अब पढ़ लेते हैं जागीर अकबर। जो जहांगीर था अकबर का लड़का, है ना, जिसे सलीम कहते थे पहले, फिर बाद में उसने अपना नाम जहांगीर रख लिया। तो वो क्या सोचता था अपने पिता के इस धर्म के बारे में, जो सुलह कुल वाली बात थी उसके बारे में। As in wide expanse of the divine compassion, there is room for all classes and the following of all creeds. So, as in wide expanse, अगर हम बड़े स्तर पर बात करें ऑफ द डिवाइन कंपेशन, है ना, दैवीय कंपेशन की, है ना, देवताओं के कंपेशन की। देयर इज रूम फॉर ऑल क्लासेस, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के वर्गों के लिए जगह है। एंड द फॉलोअर्स ऑफ ऑल क्रीड्स, और सभी क्रीड, जितनी भी क्रीड हैं, नस्लें हैं, उन सभी के फॉलोअर के लिए भी जगह है। सो इन हिज इम्पीरियल डोमिनेशन, तो उसका जो इम्पीरियल डोमिनेशन है, शाही जो दबदबा है, विच ऑन ऑल साइड्स वर लिमिटेड, जो भी चारों तरफ से लिमिटेड है, ओनली बाय द सी, समुद्र के द्वारा ना, जो समुद्र के द्वारा लिमिटेड किया गया है, यानी समुद्र के द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ है। देयर वाज रूम फॉर ऑल द प्रोफेसर्स ऑफ अपोजिट रिलीजन्स, वहाँ सभी जो भी दूसरे धर्मों के प्रोफेसर थे, वक्ता थे, उनके लिए भी जगह थी। एंड फॉर बिफिट्स, और उनके भले के लिए, उनके बिलीव्स, और फॉर बिलीव्स, उनके विश्वास के लिए, उनकी आस्था के लिए। एंड गुड एंड बैड, अच्छे और बुरे के लिए। एंड द रोड टू इंटॉलरेंस वाज क्लोज्ड, और असहिष्णुता के लिए, इंटॉलरेंस कहते हैं असहिष्णुता, यानी जो दूसरे की बात को सहन नहीं कर सके, असहिष्णुता के लिए कोई रास्ता नहीं था, सब रास्ते बंद थे। सुन्नीज एंड शियाज मेट इन द मस्क एंड क्रिश्चियन एंड जीव इन द चर्च टू प्रे। सुन्नी और शिया भी तो एक मस्क में मिलते हैं प्रार्थना करने के लिए, और ऐसे ही क्रिश्चियंस जो होते हैं और जीव, एक जीव भी एक धर्म है जीव, वो भी चर्च में मिलते हैं प्रार्थना करने के लिए। ही कंसिस्टेंटली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस, उन्होंने लगातार फॉलो किया जो
विश्व शांति का जो सिद्धांत था इसे ही क्या कहा गया, सुलह कुल कहा गया। तो सुलह कुल में सभी धर्मों जो किसी भी धर्म का मानने वाला था उनके लिए, सभी के लिए जगह थी, सभी को माना जाता था उसमें। दी मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, मुगल एम्पायर 17वीं शताब्दी और उसके बाद। तो यस, VWA ये है आज की वीडियो का कोड, VWA। चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री इफिशियंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री इफिशियंसी यानी जो शासन प्रबंध था वह, और जो मिलिट्री की जो क्षमता थी वो, ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी। जो मुगल शासन की शासन संबंधी और मिलिट्री इफिशियंसी संबंधी ताकत थी, उसने उसे काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रोस्पेरिटी की तरफ धकेल दिया, बढ़ा दिया, है ना। काफ़ी प्रोस्पर्स हो गए, वो काफ़ी धनवान हो गए। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स डिस्क्राइब्ड इट एज द फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ। जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री थे, है ना, जो दूसरे देशों की यात्राएं करते थे, उन्होंने इसे एक फेबल्ड लैंड की तरह दर्शाया है। फेबल्ड लैंड कहते हैं जो कहानियों में इस्तेमाल किया जाता है, ज़मीन जैसे, है ना, कोई ऐसी जगह जो कहानियों में ही बताई जाती हो, है ना। और ये धन के बारे में है, मतलब हमारा जो देश है उसे जो विदेशों से यात्री आते थे वो एक ऐसे तरह से डिस्क्राइब करते थे, इस तरह से इतना सुंदर वर्णन करते थे हमारे देश का कि ऐसा लगता था कि ऐसी जगहें केवल कहानियों में ही हो सकती हैं। बट दीज सेम विजिटर्स वर आल्सो appalled at the state of poverty that exist side by side with the greatest opulence। लेकिन ये साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा गरीबी थी और वो उसी समय वहाँ पर उपस्थित थी, यानी अमीर, बहुत ज़्यादा अमीर लोग और बहुत ज़्यादा गरीब लोग एक साथ रहते थे, तो वो उस चीज़ को भी दिखाते थे कि लोग बहुत गरीब भी थे। दी इनइक्वालिटीज़ वर ग्लैरिंग, और जो इनइक्वालिटीज़ थी, असमानताएं, वे ग्लैरिंग थी, मतलब रहनीय थी, बहुत ज़्यादा थी। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहाँ रीजन inform us that the highest ranking mansabdar were only 445 in number out of a total of 8000। तो जो 20वें साल के डॉक्यूमेंट हैं शाहजहाँ के शासनकाल के, शाहजहाँ रेन के जो 20वें साल के डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज़ हैं, इन्फॉर्मर्स, वो हमें बताते हैं दैट द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार, जो भी हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार थे, वर ओनली 445 इन नंबर, उनकी संख्या केवल 445 थी, आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 8000, टोटल 8000 में से। दिस स्मॉल नंबर ए मेरे 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदार, और ये केवल 5.6% था सारे नंबर, जो भी मनसबदार थे उसका, उस सारे नंबर का। रिसीव्ड 61.5% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू, और ये 5.6% 61.5% रेवेन्यू एस्टिमेटली कलेक्ट किया करते थे। मतलब 5% तो 60% इकट्ठा करते थे, बाकी के जो 94-95% थे वो 40% में थे टोटल। तो ये डिफरेंस था बहुत ज़्यादा। टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर एज सैलरीज फॉर द देमसेल्व्स एंड देयर ट्रूपर्स, तो उन्हें इतना वो अपनी सैलरीज के लिए इकट्ठा किया करते थे, अपने ट्रूपर्स के लिए। द मुगल एम्परर एंड देयर मनसबदार स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। जो भी उनकी इनकम होती थी, जो भी उनका आय होती थी, उसमें से ये अपनी सैलरी पर और चीज़ों पर, वस्तुओं पर बहुत ज़्यादा खर्च किया करते थे मुग़ल एम्परर और उनके मनसबदार। द एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसंस एंड पीजेंट्री हु सप्लाइड दैम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस। द एक्सपेंडिचर
जो भी खर्च थे, बेनिफिटेड, वो बेनिफिट करते थे, वो फ़ायदा पहुंचाते थे। दी अरिस्टेंसिस, जो अरिस्टेंसिस थे, मतलब कलाकार थे। एंड पीजेंट्री, और जो किसान थे। हु सप्लाइड दैम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस, और जो उन्हें अपने मतलब चीज़ें प्रोवाइड किया करते थे, अपने वस्तुएं ला करके देते थे। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। लेकिन जो भी आय इकट्ठा होती थी, जो भी रेवेन्यू होता था, उसमें से बहुत थोड़ा बचता था फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करने के लिए इन द हैंड ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते थे ना, उन्हें, यानी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते थे, उन प्राइमरी प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत थोड़ा सा हिस्सा बचता था। दी पीजेंट्स एंड दी आर्टिसंस, जो पीजेंट्स और आर्टिसंस थे उनके लिए। दी पुअरेस्ट अमंगेस्ट दैम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ, जो बहुत गरीब थे, जो केवल हाथ से मुंह, यानी कि रोज़ कमाना रोज़ खाने वाला स्थिति थी जिनकी। एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज, और जो बहुत ही मुश्किल से बेचारे एडिशनल रिसोर्सेज को बेयर कर सकते थे, सहन कर सकते थे, मुश्किल से ले सकते थे, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे टूल्स हो गए एंड सप्लाइज़, और सप्लाइज़ हो गए, मतलब अपने खाने पीने की चीज़ें हो गई या अपने यंत्र वगैरह हो गए, वो उनके लिए बड़ा कठिन था खरीदना। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी थे। दी वेल्दियर पीजेंट्री एंड आर्टिसनल ग्रुप, दी मर्चेंट्स एंड बैंकर्स प्रॉफिटेड इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड। कौन कौन इसमें प्रॉफिटेड हो रहे थे? आर्टिसनल ग्रुप, मर्चेंट्स और बैंकर्स। मर्चेंट्स व्यापारी, बैंकर्स जो बैंक वगैरह का काम करते थे, पैसे वैसे का, और आर्टिसनल जो आर्टिस्ट लोग थे, वो इससे अच्छे फ़ायदे में जा रहे थे। द इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलाइट मेड दैम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। इनॉर्मस कहते हैं बड़े स्तर पर, वेल्थ एंड रिसोर्सेज जो बड़ा स्तर था धन और संसाधनों का, कमांडेड बाय द मुगल एलाइट, जिसे मुगल एलाइट कमांड करता था, जिस पर मुगल शाही लोगों का कमांड था। मेड दैम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप, उन्हें एक एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप बना दिया इन द लेट 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के अंत तक, है ना। तो अब आप यहाँ से क्वेश्चन लेंगे, व्हाट मेड मुगल एलाइट, व्हाट मेड, पहले लिखेंगे व्हाट, WHAT, व्हाट, और फिर लिखेंगे मेड, फिर लिखेंगे मुगल एलाइट एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहले लिखेंगे व्हाट मेड मुगल एलाइट, व्हाट मेड पहले आएगा, मुगल एलाइट एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी, ये लिखना है आपको। आंसर यहाँ से लिखेंगे, द इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्स कमांडेड बाय द मुगल एलाइट मेड दैम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। ठीक है, ये आपका होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर स्लोली डेक्लाइन, और एज द अथॉरिटी, जैसे जैसे उनका अथॉरिटी यानी उनका जो अधिकार था ऑफ द मुगल एम्परर, मुगल शासकों का, स्लोली डेक्लाइन, धीरे धीरे घटने लगा। हिज सर्वेंट्स एमर्ज्ड एज पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन्स। एज द अथॉरिटी हिज सर्वेंट्स, उनके जो नौकर थे, इमर्ज्ड एज पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर, तो वो ताकतों की ताकत बन गए और उभरने लगे, ताकतों की ताकत बन करके उभरने लगे इन द रीजन्स, उन क्षेत्रों में। दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज़, उन्होंने अपनी नई डायनेस्टी बना ली, नया कुल बना लिए। एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस, और जो प्रांत थे उनकी कमांड लेने लगे, उनकी अपने हाथ में कमांड लेने लगे। लाइक हैदराबाद, जैसे हैदराबाद एंड अवध, और अवध की, हैदराबाद और अवध जैसे जो प्रांत थे उनकी कमांड अपने हाथ में लेने लगे।
although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master। यद्यपि वे जो दिल्ली में सुल्तान बैठा हुआ था, दिल्ली का जो सम्राट बैठा हुआ था, शहंशाह शासक, उसे अपना स्वामी मानते थे। बाय द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी तक, दी प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर, जो भी साम्राज्य के प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, हैड कंसोलिडेट, वो कंसोलिडेट करते थे देयर इंडिपेंडेंट, अपनी स्वतंत्रता को, पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से, आइडेंटिफाइज, जो राजनीतिक रूप से आइडेंटिफाइज थे, वो कंसोलिडेट करते थे अपनी इंडिपेंडेंस को। वी विल रीड मोर अबाउट दैम इन चैप्टर 10। हम 10वें अध्याय में इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। दिस इज इनफ फॉर टुडे। टुमारो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर डेफिनेटली, and next we will complete the book exercise also. Thank you very much.